जेठानी का डाइट खाना वर्सेस देवरानी का चटपटा फास्ट फूड। सुबह का वक्त है। मीरा बड़े ध्यान से बिना नमक का दलिया और उबली हुई सब्जी तैयार कर रही है। बाहर से मसालेदार पराठों की महक आ रही है जो पड़ोसी के घर से। माँ जी और पापा जी का बीपी कल फिर से बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने साफ मना किया है कि तेल और नमक उनके लिए जहर है। मैं जानती हूँ उन्हें ये दलिया पसंद नहीं आएगा, पर उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ ताकि स्वाद थोड़ा बढ़ जाए। मीरा, सुबह से पड़ोसियों के घर से परांठों की खुशबू आ रही है और मेरे किचन से सिर्फ ये उबली हुई घास फूस की। क्या बनाया है आज नाश्ते में? फिर वही हॉस्पिटल वाला खाना? माँ जी, आज मैंने दलिया बनाया है और इसमें बहुत सारे बादाम और किशमिश डाले हैं। ये आपको ताकत देगा और पेट भी हल्का रहेगा। देखिए ना कितना गर्म है। ताकत? अरे दाल खा खा कर तो मेरी हड्डियां गल गई हैं। मीरा, हम कोई 100 साल के बीमार नहीं है जो तू हमें ये फीका खाना थमा देती है। पड़ोसी की बहू को देख, रोज कचौरी और पराठे बनाती है अपने परिवार के लिए, और एक तू है जो हमें जीते जी मारने की तैयारी कर रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपकी भलाई के लिए ही तो करती हूँ। आपका शुगर लेवल कल 200 पर था। अगर मैं पराठे खिलाऊंगी तो कल को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं कि आप बीमार रहें? हाँ, बीमार रहना मंजूर है, पर ये मट्टी जैसा खाना खाना मंजूर नहीं। तू बड़ी बहू नहीं, तू इस घर की जेलर है। राजेश को तो मक्खन मार कर पराठे लेती है, हमें क्यों नहीं? कुछ टाइम बाद राजेश नाश्ता कर रहा है। उसके सामने पराठे हैं। दीनानाथ और कमला देवी वहाँ बैठते हैं। अरे बहू, कम से कम थोड़ा सा अचार तो दे दे। इस दलिये में तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कंकर घोल कर दे दिए हूँ। पापा जी, अचार में नमक बहुत होता है। आपकी हार्ट की मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर ने नमक बंद किया है। लीजिए, ये दलिया खा लीजिए, ऊपर से थोड़ा दूध डाल देती हूँ। देख राजेश, देख अपनी बीवी का तमाशा। हमें तो ये खाना दे रही है जो कुत्ता भी ना सूंघे, और तेरे सामने मक्खन के पराठे सजे हैं। मीरा को लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारी कोई पसंद ही नहीं रही। अरे माँ, मीरा आपकी फिक्र करती है। मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, धूप में काम करता हूँ, मेरा शरीर ये सब झेल लेता है, पर आपका बीपी, आप कुछ समझती क्यों नहीं? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमें कैद कर लिया है। रोज रोज का यही रोना है। मीरा, तू हमें खाना नहीं, हमारी खुशियाँ छीन रही है। भगवान करे इस घर में कोई ऐसा आए जो हमारी पसंद का ख्याल रखे। ऐसे ही कुछ टाइम बाद मीरा और राजेश कमरे में थे। दोनों पिज्जा मंगवाकर खा रहे थे। कमला देवी बाहर दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। मीरा, ये पिज्जा सच में बहुत टेस्टी है, पर यार माँ जी को पता चला तो बवाल हो जाएगा। राजेश, हम कभी कभी खा सकते हैं, पर उन्हें अगर मैं एक स्लाइस भी दूं तो उनका बीपी तुरंत शूट कर जाएगा। मैं उन्हें बीमार होते नहीं देख सकती। और देखो ना, मैंने इतना कंट्रोल किया हुआ है, तभी तो माँ जी इतनी हेल्दी हो रहती हैं। मैं तो उनको ऐसे ही डाइट फूड ही खिलाऊंगी। तभी कमला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दरवाजा खोलती है और कमरे के अंदर आ जाती है। अच्छा, यहाँ ये सब हो रहा है। हमें उबला हुआ खाना खिलाकर तुम दोनों खुद पिज्जा पार्टी कर रहे हो। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती? तू कहती थी ना ये सब जहर है, तो अब खुद क्यों खा रही है? मैं समझ गई, ये सब तेरे ड्रामे हैं हमें उबला हुआ खाना खिलाने के। अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये मैदा है, आपके पेट में दर्द। चुप कर, एक लफ्ज मत बोलना। आज तूने साबित कर दिया कि तू हमें दुश्मन समझती है। तू चाहती है कि हम भूखे मर जाएं ताकि घर की चाबियां तेरे पास रहें। इतनी जलन है तुझे हमसे कि एक टुकड़ा पिज्जा भी नहीं दे सकती थी। तू बड़ी बहू नहीं, इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ दिनों बाद घर में ढोल नगाड़े बजे। छोटे बेटे की शादी हुई और आई शगुन छोटी बहू। शगुन ने आते ही माहौल भाप लिया। उसने देख लिया कि सास ससुर को काबू करने का रास्ता उनकी सेहत से नहीं बल्कि उनकी जुबान के स्वाद से होकर जाता है। शगुन, ये क्या कर रही हो? माँ जी को इतना तला हुआ खाना मना है, उन्हें शुगर भी है। अगर तुम ऐसा करोगी तो माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो सकती है। दीदी, आपका जमाना पुराना हो गया। आपने तो बेचारी माँ जी को सुखाकर कांटा कर दिया है। थोड़ा सा तेल मसाला खाने से कोई नहीं मरता। इंसान खुश रहेगा तो बीमारी पास नहीं आएगी। आप साइड हटिए, अब इस घर की सास को मैं खुश करूंगी।
शगुन हॉल में गर्मा गर्म कचौरी और जलेबी लेकर आती है। माँ जी, पापा जी, लीजिए आपके लिए खास अमृतसरी कचौरी बनाई है। मीरा दीदी तो मना कर रही थी, पर मैंने कहा मेरे माँ जी पापा जी का दिल सबसे बड़ा है। वाह बेटी वाह, खुशबू से ही मेरा तो आधा बीपी ठीक हो गया। देखो जी, ये होती है बहू, आते ही माँ बाप की पसंद का ध्यान रखा। मीरा, सीख कुछ इससे, ये हमसे प्यार करती है और तू तो बस हमें कब्र में भेजने की तैयारी कर रही थी। सच में शगुन बेटी, तू तो हीरा है। आज महीनों बाद ढंग का नाश्ता मिला है। आज तो मन भर कर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शगुन रोज नए तमाशे करने लगी। कभी बर्गर मंगवाती तो कभी पास्ता। कमला देवी अब शगुन के गुण गाने लगी थी और मीरा को एक मामूली नौकरानी समझने लगी थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मीरा का दिल तोड़कर रख दिया। शगुन बेटी, तू ना होती तो मैं तो दलिया खा खा कर ही मर जाती। ये मीरा इतनी खतरनाक है, मुझे पता ही नहीं था। हमेशा कहती थी माँ जी ये मत खाओ, वो मत खाओ। असल में वो मुझसे जलती थी। माँ जी वो एक्चुअली इनसिक्योर है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगी तो उनका राज खत्म हो जाएगा। वो तो बस दिखावा करती हैं फिक्र का, पर असलियत में उनका दिल बहुत छोटा है। सही कहा तूने, वो तो मेरे लिए दुश्मन से कम नहीं थी। भगवान का शुक्र है तू आ गई। मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है। उसके हाथ का बोल छूटने वाला होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने अपने बच्चों से ज्यादा इनकी फिक्र की, इनकी हर डांट सही ताकि ये तंदुरुस्त रहे, और आज मैं दुश्मन बन गई। इतना जहर है इनके दिल में मेरे लिए। मीरा ने सोच लिया था अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसका दिल बहुत जोर से टूटा था। वो उदास थी और अपना सूटकेस पैक कर रही थी। मीरा, ये सब क्या है? तुम सूटकेस क्यों निकाल रही हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ राजेश। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। जिस माँ की सेहत के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, आज वही मुझे अपने लिए दुश्मन समझती हैं। मैंने उनकी हर कड़वी बात सही, उनकी डांट को माँ का आशीर्वाद समझा, पर आज उन्होंने मुझे पराया कर दिया। लेकिन मीरा, माँ तो गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं। तुम उनकी बात का बुरा क्यों मान रही हो? शगुन नहीं है, थोड़ा दिखावा कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राजेश, कुछ ठीक नहीं होगा। शगुन उन्हें वो जहर परोस रही है जो उन्हें ऊपर ले जाएगा, और माँ उसे प्यार समझ रही हैं। अगर मैं यहाँ रही और उन्हें रोका तो मैं बुरी बनूंगी, और अगर नहीं रोका तो उन्हें बीमार होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। शायद मेरे जाने के बाद उन्हें मेरी कद्र हो। तभी मीरा बाहर हाल में आती है। सूटकेस हाथ में है। सास कमला देवी और शगुन सोफे पर बैठी मोमोज खा रही हैं। लो देखो शगुन, महारानी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। कहाँ चली बड़ी बहू? फिर से किसी डॉक्टर के पास जा रही हो मेरी शिकायत लगाने? नहीं माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैं आपको खाने नहीं देती, आप पर पहरा रखती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। अब आप जो चाहे खाएं, जैसे चाहे रहें। शगुन है ना आपका ध्यान रखने के लिए। दीदी, आप तो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। हमने तो बस थोड़ा सा स्वाद बदला है माँ जी का। आप तो घर ही छोड़कर चल दी। शगुन, स्वाद और सेहत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। याद रखना, माँ जी की जिम्मेदारी अब तुम पर है। पापा जी की दवा वक्त पर देना और उनका बीपी चेक करते रहना। मैं जा रही हूँ। माँ जी प्रणाम। आरी, जाना है तो जा, रास्ता साफ कर। तेरे जाने से कम इस घर में शांति तो आएगी। शगुन, तू रोना मत, ये सब इसका नाटक है। चल एक और मोमो खिला मुझे, बड़ी मजेदार चटनी है। मीरा के जाते ही जैसे घर की मर्यादा ही खत्म हो गई। अब किचन में दलिया नहीं, पिज्जा के डिब्बे दिखते थे। शगुन को किचन में खड़े होने से नफरत थी, इसलिए वो रोज नए नए ऐप से खाना ऑर्डर करती। कमला देवी और दीनानाथ जी को लगा जैसे वो कैद से आजाद हो गए हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये आजादी उन्हें हॉस्पिटल के दरवाजे तक ले जाएगी। वाह शगुन, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। ये डबल चीज पिज्जा तो मक्खन जैसा है। वो मीरा होती तो अभी तक मेरा सर खा जाती कि माँ जी मैदा है, माँ जी पेट खराब हो जाएगा। सही कहा कमला, मुझे तो लगता है हमने अपनी आधी जिंदगी उस दलिये के चक्कर में बर्बाद कर दी। शगुन, ये बर्गर कितना बड़ा है, इसे कैसे खाते हैं? बर्गर नहीं, बर्गर।
पापा जी, बस बड़ा सा मुंह खोलिए और खाइए। लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, घास फूस खाने के लिए नहीं। मीरा दीदी तो बस आपको कंट्रोल करना चाहती थी ताकि सब उनकी तारीफ करें कि देखो कितनी संस्कारी बहू है। पर मैं वैसी नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ आप एंजॉय करें। तू ही मेरी सगी बेटी है शगुन, वो मीरा तो बस दुश्मन थी। आज मेरा पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। कल सुबह हम छोले भटूरे मंगवाएंगे, ठीक है? बिल्कुल माँ जी, जो आप कहे। एक हफ्ता बीत गया। रोज का तला भुना और मैदा कमला देवी के शरीर में जहर बनकर फैलने लगा। शगुन को लगा कि वो सबको खुश कर रही है, पर असलियत में वो कमला देवी की कब्र खोद रही थी। एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। हाय राम, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जी सुनते हो राजेश, शगुन, कोई आओ, मेरा दम घुट रहा है। राजेश और शगुन भागते हुए अंदर आते हैं। कमला देवी पसीने में लथपथ है और उनका चेहरा नीला पड़ रहा है। माँ, क्या हुआ? शगुन, तुमने रात को क्या खिलाया था उन्हें? वो तो बस फ्राइड चिकन और थोड़ा सा पास्ता मंगवाया था, उन्होंने ही जिद की थी। पागल हो गई हो क्या? उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। पापा जी, जल्दी कीजिए, माँ का शरीर ठंडा पड़ रहा है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। कमला देवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर कमला देवी को चेक करके बाहर आता है और सबसे गुस्से से कहता है, इनका बीपी 210 तक पहुंच गया है और पेट में भयंकर इन्फेक्शन है। इस उम्र में इतना हैवी और बाहर का खाना खिलाना खुदकुशी जैसा है। इनका लिवर और हार्ट दोनों प्रेशर में है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। किसने खिलाया उन्हें ये सब? डॉक्टर, मेरी छोटी बहू ने, उसे लगा कि ये सब खिलाने से कमला खुश हो जाएगी, पर देखिए ना क्या हो गया। वो सब मैंने भी खाया था, पर कमला ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। खुशी नहीं, ये मौत का सामान है। इनकी बड़ी बहू कहाँ है? मीरा, वो हमेशा इनका चार्ट मेंटेन करती थी, उनकी वजह से ये अब तक ठीक थी। उन्हें बुलाओ फौरन। राजेश ने फौरन मीरा को कॉल किया और रोते हुए सब बता दिया। मीरा, जो मायके में बैठी थी, वो बहुत परेशान हो गई और वो भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। राजेश, माँ जी कैसी हैं? मैंने कहा था ना कि उनका ध्यान रखना। शगुन, तुमने ये क्या कर दिया? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि वो खुश होंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगे। मुझे नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी नाजुक है। मैंने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब रोने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, क्या मैं माँ जी से मिल सकती हूँ? मीरा अंदर जाती है। कमला देवी होश में आई है पर बहुत कमजोर है। मीरा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मीरा, मेरी बेटी, तू आ गई। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, तुझे दुश्मन बोला, पर तूने ही मेरी जिंदगी बचाई थी। मुझे माफ कर दे बेटी। माँ जी, रोइए मत, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो बस आपकी नाराज़गी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से आपको वही फीका दलिया खिलाऊंगी, पर आपको बीमार नहीं होने दूंगी। अब मुझे वही दलिया चाहिए मीरा, वही फीका खाना चाहिए, क्योंकि उसमें तेरी ममता और तेरा प्यार है। शगुन की पिज्जा में तो सिर्फ धोखा था। कमला देवी को समझ आ गया था कि कड़वी दवा ही असली इलाज होती है। मीरा का प्यार फीका जरूर था, पर वही उनकी जिंदगी की असली बुनियाद थी। 4 गोरी भाभी की एक काली कलोटी नंद। दोस्तों, कहते हैं माँ बाप के लिए सारी औलाद एक बराबर होती है, पर इस घर की कहानी कुछ और ही थी। वैष्णवी, जिसका रंग थोड़ा सांवला था, उसके लिए उसके घर के दरवाजे और दिल दोनों बंद थे। माँ, सुबह से खेत का काम किया, फिर घर की सफाई, और अब ये पहाड़ जैसे बर्तन। मेरी पीठ दुख रही है और पेट में दर्द हो रहा है भूख से। क्या आज मेरी रोटी में थोड़ा सा घी लगा दोगी? सूखी रोटी गले में फंस रही है माँ। घी? तूने घी की मांग की? शर्म नहीं आती तुझे ये बोलते हुए? घी खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। पहले ही तेरा रंग तवे जैसा काला है, ऊपर से अगर शरीर फूल गया तो तुझसे शादी कौन करेगा? घी सिर्फ तेरे भाइयों के लिए है, क्योंकि वो इस घर का चिराग है। तेरा काम है बस ये सूखी रोटी खाना और कोने में पड़े रहना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। इसका रंग तो पहले ही अंधेरी रात जैसा है। अगर घी खाकर इसके बदन में चमक आ गई तो रात को लोग इसे देखकर डर जाएंगे कि कोई भूतनी घूम रही है। वैष्णवी, तुझे घी की नहीं, हार्पिक की जरूरत है, ताकि तेरा ये काला रंग थोड़ा साफ हो सके। भैया, रंग तो भगवान ने दिया है ना। क्या काले लोगों को भूख नहीं लगती? क्या उनका दिल नहीं होता? मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। अरे जबान मत लड़ा, जा जल्दी से बर्तन साफ कर।
गंगा बहन आती ही होंगी अपनी 4 बेटियों का रिश्ता लेकर। अगर तेरे इस काले मुंह की वजह से मेरे बेटों का रिश्ता टूटा तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। उसके बाद वो बर्तन धोने लग जाती है। कुछ दिन बाद पुष्पा के चारों बेटों के लिए एक साथ 4 बहुओं का रिश्ता आया। गंगा अपनी 4 सुंदर और गोरी बेटियों के साथ धूमधाम से आई, पर पुष्पा ने अपनी ही बेटी की इज्जत मट्टी में मिला दी ताकि उसके गोरे बेटों का रिश्ता ना टूट जाए। पुष्पा जी, मैंने पूरे शहर में बहुत घर देखे, पर आपके चारों बेटे तो हीरा हैं, हीरा। मुझे अपनी चारों बेटियों हिमानी, शीतल, डॉली और लक्ष्मी के लिए ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हमारी तरफ से बात पक्की समझिए। मम्मी जी, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ वो कोने में एक लड़की खड़ी है, काफी काले रंग की है और बहुत पुराने कपड़े पहने हैं। वो कौन है? हमें ही देखे जा रही है, जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। अरे बेटी, वो हमारे घर की नौकरानी है, पुरानी है, बेचारी का कोई है नहीं तो यहीं रहती है। कामकाज में थोड़ी तेज है, पर शक्ल सूरत से तो तुम देख ही रही हो। तुम लोग नाश्ता करो ना, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा, नौकरानी है। हमें लगा शायद कोई दूर की रिश्तेदार होगी, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द दिख रहा था। अरे नहीं नहीं बेटी, हमारे खानदान में तो सब मक्खन मलाई जैसे गोरे हैं। ऐसे काले लोग हमारे घर में सिर्फ नौकर ही हो सकते हैं। ये कचौरी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ दिन बाद शादी बहुत धूमधाम से हुई। पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे 4 गोरी बहुएं मिली थीं, जो उसके घर की रौनक बढ़ा रही थीं। पर उसी घर की सगी बेटी को अभी भी सारी नौकरानी ही समझ रही थी। बाप रे बाप, मेरी चारों बहुएं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। पूरा घर चमक उठा है, जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। एक मेरी किस्मत थी कि एक बेटी हुई, वो भी कोयला। आओ बहुओं, मक्खन मलाई जैसे पैरों से अंदर आओ। कान खोलकर सुन ले, मैंने बहुओं को कह दिया है कि तू नौकरानी है। अगर तूने अपना मुंह खोला और बताया कि तू मेरी बेटी है, तो मैं तेरा जीना जहन्नुम बना दूंगी। कल सुबह सबसे पहले उठकर इन चारों बहुओं की सेवा करना, उनके गंदे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा और किचन का सारा काम तुझे ही करना है, समझी? जी माँ, मैं वही करूँगी। मैं उनके सामने हमेशा नौकरानी ही बनकर रहूँगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना। बहुएं घर में नहीं थी, पर उन्हें वैष्णवी का बर्ताव कुछ अजीब लगा। वो नौकरानी होकर भी पूरे घर के कोने कोने से वाकिफ थी और घर के बड़े उसे बुरी तरह झड़कते थे। फिर एक दिन भाभियों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने पुष्पा का पूरा झूठ खोल दिया। दीदी, ये देखो, ये पुरानी फोटो है। इसमें ये नौकरानी मम्मी जी की गोद में बैठी है, और ये देखो, भाइयों के मुंडन की फोटो में भी ये सबसे आगे है। नौकरानी फैमिली फोटोज में कैसे? अरे, हमें तो बताया गया था कि ये नौकर है, पर ये तो हर फेस्टिवल, हर पूजा में परिवार के बीच खड़ी है। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो मम्मी जी ने हमसे छुपाया है। तभी पड़ोसी बबीता घर में आती है। वो देखती है वैष्णवी काम कर रही है, तभी वो रोककर उसे कहती है, अरे वैष्णवी, तू अभी भी झाड़ू लगा रही है? तेरी तो 4 भाभियां आ गई हैं। अब तो ऐश कर। इन गोरी चिट्टी भाभियों को बोल कि तेरी थोड़ी मदद करे। आखिर कब तक तू अकेली नौकरानी बनी रहेगी? आंटी, आप क्या बोल रही हैं? ये हमारी ननंद थोड़ी ना है। ये तो मम्मी जी ने कहा था कि नौकरानी है। नौकरानी? अरे तुम लोग तो बहुत भोली हो। ये वैष्णवी है, पुष्पा की सगी बेटी और तुम्हारे पतियों की सगी बहन। बेचारी का रंग काला है तो उसकी माँ ने इसे दुनिया के सामने नौकरानी बना दिया ताकि उनकी इज्जत न घट जाए। बबीता आंटी के मुंह से सच्चाई सुनते ही चारों भाभियों के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस घर को वो स्वर्ग समझकर आई थीं, वहां की बुनियाद एक बेटी के आंसुओं पर रखी गई है। चारों भाभियों ने ठान लिया कि अब खामोश रहना पाप है। मम्मी जी, आज हमें आपसे एक सवाल पूछना है। क्या इस घर की हर दीवार झूठ पर टिकी है? आपने हमें धोखे में रखा। अरे क्या हुआ बेटी, कौन सा धोखा? मैंने तो तुम्हें इतने प्यार से रखा है और तुम समझ रही हो कि मैंने तुम सबको धोखा दिया है। ये बातें छोड़िए माँ जी, हमें सच पता चल गया है। वो लड़की जिसे आपने नौकरानी बताया, वो वैष्णवी है, आपकी सगी बेटी।
और हमारी सगी नंद, अपनी ही कोख से जन्मी बेटी को नौकरानी बताते हुए आपका कलेजा नहीं फटा? हाँ, है वो मेरी बेटी, पर उसका रंग देखा है? तवे जैसा काला है। हमारे खानदान की नाक कट जाती अगर लोगों को पता चलता कि हमारी बेटी ऐसी है। इसकी शादी में लाखों का दहेज लगेगा। ये हम पर बोझ है। हाँ मम्मी सही कह रही हैं, इसे घर में रखना ही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग बहुएं हो, बहुओं की तरह रहो, हमारी फैमिली मैटर्स में मत बोलो। खबरदार जो आज के बाद फैमिली मैटर कहा। जिस परिवार में एक बहन को नौकर बनाया जाए वहां हम बहू बनकर नहीं रह सकती। अगर वैष्णवी बोझ है तो आज से हम भी आप पर बोझ बन जाएंगी, क्योंकि हम कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, आज से वैष्णवी नौकरानी नहीं, इस घर की राजकुमारी बनकर रहेगी। हम चारों भाभियां उसका ख्याल रखेंगे और देखते हैं कौन उसे नौकर बोलता है। भाभियां वैष्णवी को उसके पुराने अंधेरे कमरे से निकालकर एक नए रूम में ले गईं। कुछ टाइम बाद वो उसे पार्लर लेकर गईं, अच्छे कपड़े दिलाए। अपनी भाभियों की सपोर्ट से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, पर बाहर की दुनिया की सोच अभी भी पुरानी थी। वैष्णवी, ये ब्लू वाली ड्रेस ट्राई करो, तुम पर बहुत जचेगी। आज से तुम वही पहनोगी जो तुम्हारा दिल कहे। भाभी, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। माँ हमेशा कहती थी कि काले रंग पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे माँ जी गलत थी, रंग नहीं, पहनने वाले का दिल सुंदर होना चाहिए। तभी एक बदतमीज लड़का वहां से गुजर रहा था। वो उन सबको देखता है और कहता है, ओ यार, 4 गोरी चिट्टी तितलियों के साथ ये काला बैंगन कहां से आ गया? ओ काली कलोटी, जरा साइड होना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है तुझे देखकर। और इस सड़ी हुई शक्ल के अपनी औकात में रह। ये मेरी नंद है, इस पर नजर भी उठाई ना तो यहीं सड़क पर तेरा थोबड़ा सुजा दूंगी। गोरा रंग तो मार्केट में 10 रुपए की क्रीम से मिल जाता है, पर अच्छा दिल भगवान किसी किसी को देता है जो तेरे पास नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना लोग तेरा तमाशा देखेंगे। लड़का डर कर भाग जाता है। वैष्णवी की आंखों में आंसू तो थे, पर वो दुख के नहीं, गर्व के थे। घर आकर भाभियों ने नया नियम बनाया। अब किचन में काम पुष्पा और बेटे करेंगे और वैष्णवी सिर्फ आराम करेगी। वैष्णवी, चलो खाना खाओ। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का शाही पनीर बनाया है। भाभी, मैं किचन में आकर खा लूंगी। नहीं, आज से तुम्हारे कमरे में खाना आएगा और आज हम अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाएंगे। हाँ, हमें माफ कर देना वैष्णवी, हमने आते ही तुम्हें पहचाना नहीं, पर अब जब हम हैं तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भाभियों की कोशिश रंग लाई। डॉली की नजर में एक लड़का था पुनीत, जो दिल का बहुत साफ था। जब वो वैष्णवी से मिला तो उसे रंग से नहीं, उसकी सादगी से प्यार हो गया। वैष्णवी, मुझे डॉली ने सब बताया, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारी खूबसूरत आंखें दिखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी, अगर भाभियों को मंजूर है तो मुझे भी है। शादी का दिन आता है। पुष्पा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसकी बहू ने वो कर दिखाया जो वो एक माँ होकर नहीं कर पाई। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे बोझ समझा, पर तेरी भाभियों ने मेरी आंखें खोल दी। रंग काला हो या गोरा, औलाद तो औलाद होती है। माँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आज मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरी 4 ढाल खड़ी हैं, मेरी भाभियाँ। हमेशा खुश रहो वैष्णवी, और याद रखना, रंग बदल सकता है पर हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद वैष्णवी शादी करके खुशी खुशी चली जाती है। वो बहुत खुश थी। पुष्पा भी अब ठीक हो गई थी। वो भी अब अपने बेटों और बहू के साथ खुश रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के रंग से उसकी कद्र मत करो। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है।